नवी मुंबई में हूँ, उल्वे जा रहा हूँ मेरे दोस्त डॉक्टर रोहित से मिलने। डॉक्टर रोहित इज़ फ्रॉम नंदुरबार और उनसे मिलने के पीछे एक कारण है, क्योंकि नंदुरबार के हवाले से एक न्यूज़ आई है एंड सब कुछ न्यूज़ से नहीं समझ में आता है। अगर हमें एक अच्छी टेलीमेडिसिन की सर्विस प्लान करनी है तो हर एरिया का प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ बाइक चलाने का मौका भी मिल रहा है। तो नंदुरबार की प्रॉब्लम समझने के लिए आई एम गोइंग टू मीट डॉक्टर रोहित, जो 4-5 दिन पहले ही नंदुरबार से आए थे। वील मीट हिम एंड देन वील बिल्ड एन एनालिसिस रिगार्डिंग द क्राइसिस ऑफ नंदुरबार। हेलो, हाउ आर यू? पेशेंट चालू है? डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ब्लॉग बना रहा था नंदुरबार के ऊपर। तो रास्ते में आपकी थोड़ी बात हुई, क्योंकि नंदुरबार के बारे में एक न्यूज़ आया था कि वहाँ पे फ्लोटिंग डिस्पेंसरीज कार्यरत है जो ठीक से सर्विस डिलीवरी नहीं कर पा रहे। इनका थेरेपी डॉग है, दे बिलीव इन थेरेपी है। नाम क्या बोले इसका? स्टैनली। नाम भी एकदम, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे भारत के हर कोने वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिसेस, दे आर ऑल ट्राइंग टू गेट रेडी टू फेस द थ्रेट ऑफ कोविड रेडीनेस के लिए पूरी कोशिश चल रही है और 90% जितने भी हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है और कलेक्ट्रेट रीजन्स है, दे आर प्रिपेयर्ड। लेकिन ऑन द सेम साइड परसों एक न्यूज़ आई थी और न्यूज़ थी नंदुरबार के हवाले से। नंदुरबार महाराष्ट्र में आता है और ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का 70% पॉपुलेशन इज ट्राइबल। यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवरी जो है वो क्राइसिस में रहती है। तो नंदुरबार में 33 विलेजेस ऐसे हैं जो नर्मदा नदी के तट पे है और इन विलेजेस को एक्सेस करना बाय रोड बहुत मुश्किल है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी करने के लिए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आइडिया निकाला है, वहाँ पे फ्लोटिंग डिस्पेंसरीज बनाई गई है। ये फ्लोटिंग डिस्पेंसरीज बेसिकली 20 फुट के 2 बोट्स हैं, जिसके अंदर थोड़ा हॉस्पिटल का और थोड़ा क्लिनिक वाला साजो सामान रख के एक डॉक्टर और 4 नर्सेस ऐसे कार्यरत रहते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया था और ये एडिटोरियल लिखा था मिस्टर भार्गव ने। मिस्टर भार्गव इज द प्रेसिडेंट ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया और उन्होंने ऐसा लिखा था कि जितने भी IAS अधिकारी है भारत में, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लीड करने के लिए सक्षम नहीं है। वो इस एरिया के ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते और जब पॉलिसी फ्रेमिंग की बात आती है तो वो इनकी प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ नहीं पाते और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंडिया के ग्रोथ रेट पर। तो उसी प्रकार जितना भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक्सपीरियंस है वो कम पड़ जाता है जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की इन हेल्थ केयर सेक्टर, wherever they are leading, may it be as collectors, may it be as municipal commissioners। और ये जो फ्लोटिंग डिस्पेंसरी है ये भी उसी आइडिया का एक एग्जाम्पल है। देखिए, हमारे भारत में कभी भी कोई डेवलपमेंट का काम करना होता है तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो चुन के जाते हैं, MLA बन के, MP बन के, फिर बाद में मिनिस्टर्स बनते हैं, तो ये जो पॉलिसी बनाते हैं इस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल में रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम सिविल सर्वेंट का होता है। अभी उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग लगती है वो 2 टाइप की हो सकती है। तो एक टाइप होती है जहाँ पे आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देने के लिए कोई प्लान करें और दूसरी होती है ऐसा कुछ फ्लैम्बॉयंट स्कीम बनाना जो न्यूज़ में आए और जिससे थोड़ा सा ब्रुहाहा हो, जिससे आपको आने वाले करियर में फ़ायदा हो, थोड़ा ग्लैमर मिले। लेकिन ये फ्लैम्बॉयंट और ग्लैमर स्कीम्स ज़्यादा टाइम तक चलते नहीं हैं और ये इनका काम सिर्फ IAS ऑफिसर्स के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए होता है, जिससे IAS ऑफिसर बहुत ही एक एक्सपर्ट है ऐसा उसका प्रोपेगेंडा हो जाता है, बट लोगों का इसमें नुकसान होता है। तो ये स्कीम भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये 2 बोट में से एक बोट काम नहीं कर रही है और दूसरी जो बोट है उसके अंदर जनरेटर नहीं है। तो अगर जनरेटर नहीं है तो
वो बोर्ड के क्लिनिक के अंदर लाइट नहीं है, तो लाइट नहीं है तो पेशेंट को डॉक्टर देखेगा कैसे? उसी के साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर रेफ्रिजरेटर 100% नहीं होगा, और उसके अंदर फिर वैक्सीन कैसे रखे जाएंगे? तो इसका मतलब ये जो फेरी है ये नर्मदा नदी के तट पे बसे हुए 33 गांवों के लिए, 33 विलेजेस के लिए काम करती है। इन 33 विलेजेस में 20,000 लोग हैं, और इसमें से हर रोज सर्दी, बुखार, उल्टी, जुलाब, डिहाइड्रेशन, डॉग बाइट, स्नेक बाइट, ऐसे केसेस आते हैं। उसी के साथ टिटेनस इंजेक्शन लेने के लिए भी अगर कोई व्यक्ति आता होगा तो उसको ये लोग टिटेनस इंजेक्शन दे पाते हैं या नहीं, उसके ऊपर भी सवाल है। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर्स बेचारे पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, गर्मी में वो बोट के अंदर कैसे रुक पाएंगे? इतनी गर्मी होती है। और ऊपर से डॉक्टर की सैलरी NUHM के लेवल पे है, यानी कि 28,000 से 30,000 तक। तो उस एरिया का जो कलेक्टर होगा, उस कलेक्टर की ड्राइवर की पगार इससे ज़्यादा होती है। उसी के साथ उनके साथ 4 नर्सेस हैं, और नर्सेस का पगार तो डॉक्टर से 100% कम ही होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हेल्थ केयर की सर्विस कैसे दे पाती होंगी? मुझे बहुत चिंता लग रही है नंदुरबार की। तो अगर ये लोग एक टिटेनस का वैक्सीन देने में असक्षम रहेंगे, तो जो हम पोस्ट कोविड टाइम्स में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, उसमें तो नंदुरबार बहुत मुश्किल में है। और मुझे लगता है इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्कोप है। आप डॉक्टर्स की सैलरी बढ़ाइए, कम से कम 1 लाख रुपए की सैलरी, और ये फ्लोटिंग डिस्पेंसरी के बदले अगर वहाँ पे 2 UHP यानी कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की स्थापना हो जाए, जहाँ पे डॉक्टर को क्वार्टर्स भी मिले, जहाँ पे वो रहे, और 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक सैलरी हो, उसके बाद नर्सेस के भी अकोमोडेशन की अगर उसमें कोई प्राविधान रखे तो जरूर अच्छा काम होगा। क्योंकि फिलहाल इन फ्लोटिंग डिस्पेंसरीज में अनरियलिस्टिक काम हो रहा है, यानी कि एक डॉक्टर और 4 नर्स 7 दिन तक उस बोट पे रहते हैं, और इनको रिप्लेस करती है दूसरी बैच जो 7 दिन के बाद आएगा। तब तक ये लोग 7 दिन हॉलीडे पे जाएंगे। तो कंटिन्यूसली कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई काम कर रहा भी है तो वो 100% ही इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी व्यक्ति सिर्फ मजबूरी में ही ऐसा काम करेगा, और कोई भी व्यक्ति मजबूरी में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। दोस्तों, इन फ्लोटिंग डिस्पेंसरीज का और एक बहुत बड़ा काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है। अगर वो भी ठीक से नहीं मिल पाए तो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाली माता एक स्वस्थ बालक को जन्म कैसे देगी, और ये बालक आगे जाके स्टंटेड होने का उसका बहुत बड़ा चांस है। और स्टंटेड बच्चे एजुकेशन में अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनका रिटेंशन ही नहीं होता है, और उनका ड्रॉप आउट रेट भी होता है। तो ये बच्चे अगर एजुकेशन में पीछे रह जाएंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो पॉवर्टी से बाहर आने का उसका चांस होता है वो कम हो जाता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ पे होता है। तो हर बच्चा केवल उसके माँ बाप का भविष्य नहीं, हमारे देश का भी भविष्य है। ऐसा सोच के बाकी सारे राष्ट्र अपना हेल्थ केयर डिजाइन करती है, और मुझे लगता है भारत में भी अभी वक्त आ गया ऐसा ही सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत अच्छे टीचर्स हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन होता यह है जब ये लोग ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं तो हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए लोगों को इनसिक्योरिटी होने लगती है। क्योंकि कोई भी IAS अधिकारी चाहेगा कि अच्छा काम करने वाला और अच्छे रिजल्ट्स देने वाला हेडक्वार्टर्स में काम करे, और जो प्रेजेंट बैच है हेडक्वार्टर्स में उसको फिर ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। इसके लिए फिर वो अच्छा काम करने वाले लोगों के काम में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, और टॉक्सिसिटी को अगर एक काम करने वाला ब्रेन एक्सपोज हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। एक सेंसिटिव व्यक्ति ही अपना सब कुछ झोंक देता है काम करने में, उसको ही सेंस ऑफ ड्यूटी और बोलते हैं ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो चीज़ मिसिंग हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसका खामियाजा सीधा पब्लिक को उठाना पड़ता है, और नुकसान सर्विस रिसीवर्स का है। तो मुझे लगता है जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से काफ़ी लोग
ये MPSC UPSC वाले हैं, आई होप उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू उन तक पहुँचे और नंदुरबार में थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि जब बात नंदुरबार की आती है तो बात आती है 16 लाख की पॉपुलेशन की, जिसमें से 70% लोग ट्राइबल हैं और इन 33 विलेजेस की जिनमें 20,000 लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि नंदुरबार को प्रॉपर हेल्थ केयर डिलीवरी की ज़रूरत है और सेंसिबल IAS अधिकारियों की ज़रूरत है, ना ही ऐसे लोगों की जिनको खुद के एजेंडे प्रमोट करने हैं, खुद कितने एक्सपर्ट है वो पॉलिसी मेकिंग में, इसका शोकेस बनाना है नंदुरबार को और पब्लिक के पैसे पे खुद की पब्लिसिटी कराना है, आगे जाके TEDx पे टॉक देना है। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है नंदुरबार को ऑनेस्ट ऑफिसर्स की ज़रूरत है, जिनके एजेंडे केवल पब्लिक का इंटरेस्ट हो।